हेलो एवरीवन, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। हम कर रहे थे रेलवे एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे थे। जो भी 2025 में जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं रेलवे ने, वो सारे क्वेश्चन हम दोस्तों जीके के कवर कर रहे थे। ऐसे ही फिर मैथ्स, ऐसे ही रीजनिंग हम कवर करेंगे। इससे पहले हमने 4 सेट इसके कंप्लीट किए थे। अभी है ये सेट नंबर 5, जनरल नॉलेज फॉर रेलवे एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल। यहाँ से आपको पता लगेगा कि आपके सिलेबस का कौन सा पार्ट है जहाँ पे आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए। रेलवे ने कौन से टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चन उठाए हैं, मतलब कि कहाँ पे आपको अधिक फोकस करना चाहिए जीके में। ये सारी चीजें आपको यहाँ से कवर होंगी अगर आप ये सारे सेट लगा लेते हो। और सेम टू सेम क्वेश्चन भी आपको इसी तरह के एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं, आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए। सेट नंबर 5, रेलवे एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल। क्वेश्चन नंबर 1, इसी अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया। विच एक्ट क्रिएटेड द पोस्ट ऑफ द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। इसका राइट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे आप, ये था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ऑप्शन सी। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को नियंत्रित कंट्रोल करने के लिए इसको पारित किया गया था। और ध्यान रखेंगे, इस अधिनियम ने बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल नामित किया। और ध्यान रखेंगे, सबसे पहले वॉरेन हेस्टिंग इस पद को धारण करने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे, वॉरेन हेस्टिंग, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2, आम चुनावों के बाद जून 2025 तक की स्थिति के अनुसार भारत के केंद्रीय गृह मंत्री कौन थे। आसान क्वेश्चन है, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अमित शाह। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में औपनिवेशिक काल के दौरान किस समाज सुधारक ने बंगाल में विधवा पुनर्विवाह के समर्थन में तथा बाल विवाह के विरुद्ध कार्य किया। आपको ध्यान रखना है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर औपनिवेशिक काल के दौरान बंगाल में सामाजिक सुधार आंदोलनों में एक प्रमुख व्यक्ति थे। वे विधवा पुनर्विवाह के प्रबल समर्थक थे और उन्होंने 1856 के हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को पारित करने में अहम भूमिका निभाई थी। राइट राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नाम है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। क्वेश्चन नंबर 4, हाजी शरीयतुल्लाह के नेतृत्व में फराइजी आंदोलन किस क्षेत्र में धार्मिक शुद्धिकरण और अंग्रेजों का विरोध करने पर केंद्रित था। आपको ध्यान रखना है, हाजी शरीयतुल्लाह के नेतृत्व में फराइजी आंदोलन एक सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन था, जिसकी शुरुआत 19वीं शताब्दी के आरंभ में बंगाल के फरीदपुर जिले में की गई थी। वर्तमान में क्या कहते हैं, बांग्लादेश। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बंगाल में। क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रपति मुर्मू अप्रैल 2025 में पोप फ्रांसिस के अंतिम संस्कार में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए किस देश में गई थी। राइट आंसर होगा, द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति है जो हमारी, इन्होंने विजिट की थी वेटिकन सिटी की। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा यूजर को माउस का उपयोग करने करके फाइल डिलीट करने की सुविधा देता है। विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउज यूजर टू डिलीट ए फाइल यूजिंग द माउस। इसके लिए हम यूज करते हैं, आपको ध्यान रखना है, ड्रैग एंड ड्रॉप का। ड्रैग करके हम उसको ले जा सकते हैं रिसाइकिल बिन में, तो वो अपने आप में फाइल डिलीट हो जाएगी जहाँ पे आपकी फाइल सेव थी, और वो रिसाइकिल बिन में चली जाएगी। आप उसको दोबारा से आप उसको रिलोड कर सकते हो फिर, अगर आपको जरूरत है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में किसी राज्य में जनजातीय सलाहकार परिषद टीएसी की स्थापना की जाती है। आपको ध्यान रखना है, भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची के अनुसार अनुसूचित क्षेत्र वाले राज्यों में जनजातीय सलाहकार परिषद, जिसको बोलते हैं टीएसी, इसकी स्थापना की जानी चाहिए। हालांकि ये भी ध्यान रखेंगे, राष्ट्रपति किसी भी राज्य में अनुसूचित जनजातियों के लिए समान परिषद की स्थापना का निर्देश दे सकते हैं, भले ही वहां अनुसूची क्षेत्र हो या ना हो। इसलिए ध्यान रखेंगे, जनजातीय सलाहकार परिषद की स्थापना के लिए कम से कम एक अनुसूची जनजाति की प्रेजेंस होना जरूरी है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, कम से कम एक अनुसूचित जनजाति हो। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सी निर्वाह खेती की विशिष्ट विशेषता है।
आपको ध्यान रखना है, निर्वाह खेती एक प्रकार की कृषि होती है जिसमें किसान मुख्य रूप से अपने परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए फसलें उगाता है। अपने परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए फसलें उगाई जाती है और इसके साथ साथ पशुधन का पालन भी किसान के द्वारा किया जाता है। कह सकते हैं इस खेती को किया जाता है अपने परिवार के पालन पोषण के लिए, ना कि उसको उसको बेचने के लिए। फसल को बेचने के लिए यूज नहीं किया जाता है, सिर्फ पालन पोषण के लिए यूज किया जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, परिवार के उपभोग के लिए खेती। क्वेश्चन नंबर 9, 2025 में फेडरेशन ऑफ इंडियन एसोसिएशन एफआईए ने 2025-26 के कार्यकाल के लिए हेमंत पटेल को अध्यक्ष के रूप में चयनित किया। यह संगठन कहाँ स्थित है? ये संगठन स्थित है, आपको ध्यान रखना है, शिकागो यूएसए में। कहाँ पे है? शिकागो यूएसए। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10, औपनिवेशिक शासन के दौरान भारत की राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय के प्राकलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी स्टेटमेंट है जो सही है, ये आपको बताना है। कौन सा कथन या कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? आपको ध्यान रखना है, औपनिवेशिक काल के दौरान ब्रिटिश सरकार ने भारत की राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय का अनुमान लगाने के लिए कोई भी आधिकारिक या ईमानदार प्रयास नहीं किए थे। जबकि दादा भाई नौरोजी और कुछ अर्थशास्त्री थे जिन्होंने खुद ही अपने आप ही इसका आंकलन किया था प्रति व्यक्ति आय का। लेकिन औपनिवेशिक प्रशासन के द्वारा ऐसा कोई प्रयास नहीं किया गया था। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए। कह सकते हैं औपनिवेशिक सरकार ने भारत की राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय प्राकलन करने का कोई भी वास्तविक प्रयास नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 11, नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय केवल 6 वर्ष के निवास के बाद ही भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पाकिस्तान से आए सिख। देखो, माइनॉरिटी में जो कम मात्रा में सिख हैं पाकिस्तान में, उनके उत्पीड़न को रोकने के लिए तो यहाँ पे जो कह सकते हैं लागू हुआ है पाकिस्तान पे। बाकी नेपाल में बहुत ज्यादा मात्रा में है, श्रीलंका से आए हिंदू, इजराइल से आए यहूदी, इनको नहीं देता ये देता है पाकिस्तान से आए सिख। नागरिकता संशोधन कह सकते हैं अधिनियम 2019 अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से उत्पीड़न का सामना करने वाले धार्मिक अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता का मार्ग प्रदान करता है। मार्ग प्रदान करता है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, राइट आंसर होगा यहाँ पे चूज करेंगे ऑप्शन डी, लॉजिकली डी होगा इसका राइट आंसर, पाकिस्तान से आए सिख। क्वेश्चन नंबर 12, वायु अपर्दन द्वारा निर्मित छिछला मरुस्थलीय गर्त निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? इसे बोला जाता है अपवाहन गर्त। अपवाहन गर्त, और ध्यान रखेंगे ये भूमि की सतह पर उथला चौड़ा गड्ढा होता है जो वायु अपर्दन द्वारा रेत या कहते हैं मिट्टी के हटने से ये बनता है। अपवाहन गर्त इसको बोला जाता है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको डिफ्लेशन होलो। क्वेश्चन नंबर 13, मार्च 2025 में आयोजित किए गए खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में 45 केजी कैटेगरी पावर लिफ्टिंग में 101 केजी का भार उठाकर राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, इनका आयोजन किया गया है दिल्ली में। दिल्ली के 3 स्थानों पे इनका आयोजन हुआ है। उसके अलावा इसका खेलो इंडिया पैरा गेम्स का जो शुभंकर था, शुभंकर भी आपको ध्यान रखना है, उज्ज्वला, शुभंकर था इसका उज्ज्वला। अगर पूछेगा कौन सा राज्य शीर्ष पे रहा, सबसे ऊपर रहा है हरियाणा। हरियाणा राज्य सबसे ऊपर रहा है इसमें। और आप ध्यान रखेंगे, जसप्रीत कौर ने मार्च 2025 में आयोजित खेलो इंडिया पैरा गेम्स में 45 केजी कैटेगरी पावर लिफ्टिंग में 101 केजी का भार उठाकर नया रिकॉर्ड बनाया था। जसप्रीत कौर। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 14, ब्रोस्टेंड लोरी सिद्धांत के अनुसार
निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल को परिभाषित करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइन एसिड? एसिड को कौन डिफाइन करता है? आपको ध्यान रखना है ब्रोस्टेड लोरी सिद्धांत के अनुसार, प्रिंसिपल के अनुसार एसिड वो होगा जो H+ आयन को डोनेट करेगा। H+ कैसे प्रोटीन होता है पॉजिटिव आयन, एक प्रोटॉन को दान करता है, डोनेट करता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 15, जून 2025 में किस वैश्विक चिप डिजाइन सम्मेलन के 65वें संस्करण 62th एडिशन सैन फ्रांसिस्को में जेन एआई चिप हैकाथॉन की घोषणा की? ये घोषणा की गई थी, आपको राइट आंसर होगा यहाँ पे ध्यान रखना है ICCAD में। मतलब कि इसकी फुल फॉर्म होती है स्टैंड फॉर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कंप्यूटर एडेड डिजाइन। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कंप्यूटर एडेड डिजाइन। क्वेश्चन नंबर 16, पूर्वी तटीय मैदानों पर लैगून के निर्माण के पीछे का मुख्य कारण क्या है? लैगून का निर्माण होता है, आपको ध्यान रखना है, नदियां क्या करती हैं, रिवर्स नदियां लहरें रेत और गाद जैसे तलछट जमा करती हैं, जो रेत के टीले बनाती हैं, जो समुद्र के एक हिस्से को पानी के मुख्य भाग से अलग कर देती है। इस प्रकार लैगून का निर्माण होता है। और एक हिंदी में बोलते हैं इसको निक्षेपण। तट के किनारे नदियों और लहरों द्वारा निक्षेपण करते हैं। इंग्लिश में बोलेंगे डिपोजिशन बाय रिवर्स एंड वेव एक्शन अलोंग द कोस्ट। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। लैगून का निर्माण पूर्वी तटीय मैदानों में माना जाता है। लैगून का जो निर्माण होता है निक्षेपण गतिविधियों के कारण होता है। निक्षेपण गतिविधियों के कारण होता है, डिपोजिशन बाय रिवर्स एंड वेव एक्शन अलोंग द कोस्ट। क्वेश्चन नंबर 17, मई 2025 में इसरो के आदित्य L1 मिशन ने वैज्ञानिक डेटा का अपना पहला सेट जारी किया। इस मिशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? इस मिशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इसका प्राथमिक उद्देश्य माना जाता है ऑब्जर्व सन्स आउटरमोस्ट लेयर। सन की जो आउटरमोस्ट लेयर है उसको ऑब्जर्व करना, सूर्य के सबसे बाह्य परत का प्रक्षेपण करना। राइट आंसर होगा कह सकते हैं ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 18, यदि कोई वस्तु ध्वनि की गति से 4 गुना अधिक तेज से गतिमान है तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है? इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स अप टू 4 times फास्टर देन द स्पीड ऑफ द साउंड द कंडीशन दिस कंडीशन इज कॉल्ड। उसे बोला जाता है जब भी कोई वस्तु ध्वनि की गति से 4 गुना गति से मूव करेगी, ट्रेवल करेगी, तो उसे बोला जाता है हाइपरसोनिक। ऑप्शन डी, अति ध्वनिक। क्वेश्चन नंबर 19, हैदराबाद के निजाम ने डैश के अधीन ब्रिटिश सहायक संधि को स्वीकार कर लिया। आपको ध्यान रखना है हैदराबाद के निजाम 1798 में सहायक संधि को स्वीकार करने वाले पहले भारतीय शासक थे, फर्स्ट रूलर थे। और ये नीति लॉर्ड वेलजेली द्वारा उनके सामने प्रस्तुत की गई थी। और लॉर्ड वेलजेली दोस्तों 1798 से लेकर 1805 तक भारत के गवर्नर जनरल के रूप में इन्होंने काम किया था। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। किसने प्रस्ताव रखा था? लॉर्ड वेलजेली ने। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर? अब ये सारे पब्लिक एजुकेशन को छोड़ के सारे किस में आएंगे? हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर में आएंगे, जैसे हवाई अड्डा, ब्रिज, पाइप, पानी की पाइपलाइन। सॉफ्ट में कौन सा आएगा? ध्यान रखना आपको, सार्वजनिक शिक्षा, पब्लिक एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 21, निजीकरण का उद्देश्य सार्वजनिक उद्यमों में डैश को उत्तम बनाना है। यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा निजीकरण का जो मुख्य उद्देश्य है सार्वजनिक उद्यमों में परिचालन दक्षता, इंग्लिश में बोलते हैं ऑपरेशनल एफिशिएंसी, और प्रतिस्पर्धात्मकता, कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाना है। निजीकरण के माध्यम से दोस्तों, प्राइवेटाइजेशन के माध्यम से सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में अपनी हिस्सेदारी निजी कंपनियों को बेच देती है, हस्तांतरित हो जाती है, जिससे कह सकते हैं मैनेजमेंट में क्या आता है? सुधार आता है। राइट आंसर होगा, और प्रॉफिट होता है सरकार को। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी।
क्वेश्चन नंबर 22, रिहंद जल विद्युत परियोजना उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? आपको ध्यान रखना है, ये स्थित है यूपी के, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 23, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? आसान क्वेश्चन है दोस्तों। क्या है उद्देश्य इसका? महिलाओं को एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराना। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। और इसकी शुरुआत की गई थी 2016 में। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा लचीला और अनुकूलनशील बहुलक प्राय औद्योगिक ब्रश, टूथब्रश और अन्य सफाई आपूर्ति में पाया जाता है? विच रिजाइलेंट एंड adaptable polymer is frequently found in the industrial brushes, toothbrushes and other cleaning supplies? इन सभी में पाया जाता है, आपको ध्यान रखना है, नाइलॉन 66। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। एक पॉलीमर का नाम है दोस्तों ये, जिसका नाम है नाइलॉन 66। क्वेश्चन नंबर 25, सन 1781 में बनारस क्षेत्र में ब्रिटिश हस्तक्षेप के विरुद्ध राजा चैत सिंह ने 18वीं शताब्दी के किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? क्वेश्चन में ये आंसर दिया हुआ है, ठीक है। बनारस क्षेत्र में सन 1781 में बनारस क्षेत्र में ब्रिटिश हस्तक्षेप के विरुद्ध राजा चैत सिंह ने 18वीं शताब्दी के किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? बनारस विद्रोह। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 26, भारत की निम्नलिखित में से किस संसदीय समिति को वित्तीय समिति बना माना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग पार्लियामेंट्री कमिटीज ऑफ द इंडिया इज कंसिडर्ड ए फाइनेंशियल कमिटी? फाइनेंशियल फाइनेंशियल कमेटी में आती है लोक लेखा समिति आती है, लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और लोक उपक्रम समितियां, अकॉर्डिंग टू गिवन ऑप्शन। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति एस्टिमेट्स कमेटी। क्वेश्चन नंबर 27, 5 फरवरी फरवरी 2025 को दिल्ली विधानसभा चुनाव कितने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में हुए थे? ये हुए थे 70। 70 क्षेत्रों में। राइट आंसर होगा 70 निर्वाचन क्षेत्रों में, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 28, जैव विविधता पर कन्वेंशन सीबीडी किस वैश्विक सम्मेलन का परिणाम था? द कन्वेंशन ऑन ए बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी वाज ए रिजल्ट ऑफ विच ग्लोबल कॉन्फ्रेंस? इसका राइट आंसर होगा, आपको ध्यान रखना है, द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जिसे बोलते हैं सीबीडी, वाज ए रिजल्ट ऑफ द अर्थ समिट हेल्ड इन रियो डी जेनेरियो इन 1992। किस वैश्विक सम्मेलन का परिणाम था? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992। कहाँ पे हुआ था? री डी जेनेरियो। क्वेश्चन नंबर 29, केरल के मुख्यमंत्री ने मई 2025 में प्रवासी बच्चों को शिक्षित करने के लिए कौन सी योजना शुरू की? इसका राइट आंसर होगा, केरल के मुख्यमंत्री ने प्रवासी बच्चों को शिक्षित करने के लिए जो योजना शुरू की थी उसका नाम है ऑप्शन ए, ज्योति योजना। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से किस शहर ने 2025 के राष्ट्रीय खेलों के उद्घाटन समारोह की मेजबानी की थी? आपको ध्यान रखना है, ये 38वें नंबर के राष्ट्रीय खेल थे। इनका आयोजन हुआ था देहरादून में, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून दून में। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 31, 2025 में इसरो के नवीनतम रॉकेट कार्यक्रम में एनजीएलवी का पूर्ण रूप क्या है? द फुल फॉर्म ऑफ एनजीएलवी। एनजीएलवी की जो फुल फॉर्म है, ये आपको ध्यान रखना है, ये है नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल। नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 32, 21 अक्टूबर 2024 को भारत और चीन ने वास्तविक नियंत्रण रेखा पर किन सीमावर्ती क्षेत्रों में गश्त व्यवस्था पर सहमति व्यक्त की? राइट आंसर होगा, इन क्षेत्रों का नाम है देपसांग और डेमचोक, ऑप्शन ए।
क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय फिल्म उद्योग चेन्नई में स्थित है और तमिल भाषा में फिल्में बनाता है? राइट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे आप, इसका नाम है कॉलीवुड। ऑप्शन डी, क्या नाम है, ध्यान रखना आपको, कॉलीवुड। जो फिल्म उद्योग चेन्नई चेन्नई में स्थित है, तमिलनाडु में, तमिल भाषा में फिल्में बनाता है। ऑप्शन डी, कॉलीवुड। क्वेश्चन नंबर 34, बिजली बंद होने पर किस प्रकार की मेमोरी अपना समस्त संग्रहित डेटा खो देती है? विच टाइप ऑफ मेमोरी लॉसेस ऑल रिस्टोर्ड डेटा व्हेन द पावर इज टर्न ऑफ? जब आप लैपटॉप को या आपकी जैसे पावर है पीछे से टर्न ऑफ हो जाएगी तो कौन सा कहता है, कौन सी मेमोरी है जो उसका डेटा क्या हो जाएगा, अपने आप में उड़ जाएगा या डेटा खो देगी? दोस्तों ये होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसे बोलते हैं हम रैम। रैम वो होती है जैसे आप लैपटॉप चलाते हो या आप व्हाट्सएप चला रहे हो या आप कोई भी यूट्यूब चलाते हो, जो सारा डेटा प्रोसेस होके जा रहा होता है ये रैम से होते हुए जा रहा होता है। इसलिए हम देखते हैं जब भी हम सिस्टम परचेज करने जाते हैं उसकी रैम अच्छी होनी चाहिए। जितनी रैम अच्छी होगी तो उतना ही डेटा फास्टली मूव करेगा, अच्छे से प्रोसेसिंग होगी। तो राइट आंसर होगा ये है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 35, 2025 की शुरुआत में किस भारतीय राज्य ने राष्ट्रीय खेलों के 31वें संस्करण की मेजबानी की? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा, अभी पीछे क्वेश्चन किया था, देहरादून में हुआ था उद्घाटन। ऑप्शन बी, उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 36, भारत के बेलूर में चेन्ना केशव मंदिर के निर्माण में मुख्य रूप से किस पत्थर का उपयोग किया गया था? तो ध्यान रखना है, बेलूर का चेन्ना केशव मंदिर, जिसे केशव मंदिर या फिर विजय नारायण मंदिर भी कहा जाता है, भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है ये। और इसमें जो पत्थर का यूज किया गया था उसका नाम है, इसे बोला गया था सोप स्टोन। सोप स्टोन का यूज किया गया था, पत्थर का नाम है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 37, भारतीय मरुस्थल की महत्वपूर्ण नदी लूनी राजस्थान में किस स्थान के निकट अरावली पर्वतमाला के पश्चिमी ढलानों से निकलती है? कौन सी नदी? लूनी नदी। ये निकलती है, ध्यान रखेंगे, राइट आंसर होगा राजस्थान के अजमेर। राजस्थान के अजमेर के निकट अरावली पर्वतमाला के पश्चिमी ढलानों से ये निकलती है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 38, 23 मार्च 2025 को मनाए गए विश्व मौसम विज्ञान दिवस का आधिकारिक विषय निम्नलिखित में से कौन सा था? मतलब कि इसकी जो कहते हैं ऑफिशियल थीम क्या थी? इसकी ऑफिशियल थीम का नाम है, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, क्लोजिंग द अर्ली वार्निंग गैप टुगेदर। प्रारंभिक चेतावनी गैप को एक स्थान पाटना। क्वेश्चन नंबर 39, स्वतंत्रता के समय भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक था? आसान क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के समय सबसे ज्यादा योगदान था एग्रीकल्चर का, कृषि का। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 40, हड़प्पा वासियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सी स्टेटमेंट है हड़प्पा वासियों के बारे में जो गलत है, इनकरेक्ट है? पहली स्टेटमेंट है, उनके सबसे पसंदीदा आभूषण कार्ने कार्नेलियन के मोती थे। ये अपने आप में स्टेटमेंट ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसके बाद हड़प्पा व्यापार में सक्रिय रूप से संलग्न थे। द हड़प्पा वर इंगेज्ड इन एक्टिव ट्रेड, ये अपने आप में स्टेटमेंट ये भी ठीक है। वे व्यापारिक आंतरिक और बाह्य व्यापार में एक्सटर्नल ट्रेड में लगे हुए थे, ये अपने आप में ठीक है। हड़प्पा वासी औजार, बर्तन और कढ़ाई बनाने के लिए केवल सोने का उपयोग करते थे, ये स्टेटमेंट दोस्तों गलत है। सोने का नहीं बल्कि तांबा, कांसा और पत्थर का यूज किया जाता था। वे आभूषण, इमारती लकड़ी और दैनिक उपयोग की कुछ वस्तुएं निर्यात करते थे, अपने आप में ये भी स्टेटमेंट ठीक है। राइट आंसर होगा गलत कौन सी? ऑप्शन सी।